ज्योग्राफी की क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी थी। और क्लास 6 के एनसीईआरटी में अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अध्याय नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं कहूँ ज्योग्राफी की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र, या मैं कहूं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब बात करें ये क्षेत्र या डोमेन्स क्या हैं। हम ये कहते हैं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां पे क्या मौजूद है, जहां पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मौजूद है। और इन तीनों मंडलों की मौजूदगी एक बात को सुनिश्चित करती है, जो है जीवन। जो क्या है? जीवन। पृथ्वी पे अगर जीवन है तो वो इन तीन मंडलों के कारण है, इन तीन डोमेन्स के कारण है। तो आज हम इन्हीं तीन डोमेन, इन्हीं तीन मंडलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से मंडल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला जो मंडल है वो है स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। दूसरा जो मंडल है उसे कहा जाता है वायु मंडल। और तीसरा जो मंडल है उसे कहा जाता है जल मंडल। और ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो तीनों ही मंडल किस प्रकार जरूरी है और कैसे ये तीनों मंडल इस बात की सुनिश्चितता करते हैं कि पृथ्वी पे जीवन मिलेगा आपको। तो देखो, ये आपको तीन सर्कल देखने को मिल रहे हैं। इन्हें मैथमेटिक्स में, गणित में कहा जाता है वेन डायग्राम। तो हम इस वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। किसी एक मंडल को मैं कह देता हूं कि भाई ये क्या है? ये है स्थल मंडल। यह है स्थल मंडल। अंग्रेजी में स्थल मंडल को कहा जाता है लिथोस्फीयर। यह है वायुमंडल, वायुमंडल जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। और यह है आपका जल मंडल जिसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। और ये तीनों ही सर्किल आप देखोगे इस जगह, ये इनका कॉमन एरिया है, ये इनका कॉमन पॉइंट है जहां पे ये तीनों सर्किल आपको देखने को मिलेंगे। तीनों मंडल जहां पे इंटरैक्ट कर रहे हैं वो ये एरिया है। इस क्षेत्र को कहा जाता है जैव मंडल या बायोस्फीयर। तो ये तीनों मंडल जहां पे मिलते हैं उसे बायोस्फीयर या जैव मंडल कहा जाता है। और यहीं पे क्या मिलेगा आपको? यहीं पे आपको मिलता है जीवन। क्या मिलता है? यहाँ पे मिलेगा आपको जीवन, यहाँ मिलेगी आपको लाइफ। तो पृथ्वी इसीलिए हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जीवन देखने को मिलेगा। और जीवन की मौजूदगी इन तीनों मंडलों पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो प्रमुख क्षेत्र या प्रमुख मंडलों का परिचय हम पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के तीन प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और तीनों मिलकर पृथ्वी के पर्यावरण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूं कि ये तीनों मंडल पृथ्वी पर जीवन की सुनिश्चितता करते हैं। सुनिश्चितता करते हैं। अगर ये तीनों मंडलों में से एक भी मंडल नहीं होता तो पृथ्वी पे जीवन नहीं हो पाता। हाँ, आप देखो कि भाई हम लोग मंगल ग्रह पर बहुत ज़्यादा डिस्कवरी कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं लगातार। जितने भी आप देखोगे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो की बात की जाए या नासा की बात की जाए, तो लगातार उपग्रह भेजे जा रहे हैं मंगल पे। वो क्या वहाँ पे जाके ढूंढ रहे हैं? हमने देखा कि मंगल पहली बात तो एक आंतरिक ग्रह है। कौन सा ग्रह है? आंतरिक ग्रह। इसका मतलब इसके पास स्थल मंडल होगा। और कैसा स्थल मंडल होगा? इसके पास ठोस स्थल मंडल होगा। सॉलिड जो है रॉक, चट्टानों से बना स्थल मंडल होगा। हम वहां पे खोज कर रहे हैं किसकी? कि क्या वहां के वायुमंडल में, क्या वहां के वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है? और क्या वहां जल मंडल, वहां जल मंडल है या नहीं? अगर है तो क्या जल द्रवीय अवस्था में है या नहीं? तो ये चीज खोजी जा रही है। अगर ये तीनों चीजें मिल गई तो हम कहां पे भी जीवन देख पाएंगे? मंगल ग्रह पे भी आप जीवन देख पाओगे। तो ये तीनों मंडल मिलके किस बात की सुनिश्चितता करते हैं? ये सुनिश्चितता करते हैं कि क्या बना रहे? जीवन बना रहे, लाइफ पृथ्वी पे बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि यार स्थल मंडल या लिथोस्फीयर क्या होता है।
तो नाम से पता चल रहा है स्थल मंडल। और अभी अभी हमने देखा कि जो आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह जो होते हैं, ये कैसे, इनकी जो बाहरी परत होती है वो कैसी होती है, ठोस परत होती है। पृथ्वी भी कैसा ग्रह है, आंतरिक ग्रह। तो पृथ्वी की भी जो परत है, जो एकदम बाहरी परत है, वो कैसे आपको देखने को मिलेगी, ठोस देखने को मिलेगी। जो किससे मिलकर बनी होती है, आपको यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको मृदा देखने को मिलेगी, इसमें मौजूद खनिज आपको देखने को मिलते हैं। इन सब से मिलके क्या बनता है, इन सब से मिलके पृथ्वी का स्थल मंडल, पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण होता है। या मैं कहूं जो जिस जिस चीज को हम कहते हैं ना भूमि, क्या कहा जाता है, भूमि, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, मैं जहाँ खड़ा हूं, आप जहाँ बैठे हो, जहाँ पे आपकी चेयर रखी हुई है, वो सब किसका हिस्सा है, इस स्थल मंडल का हिस्सा है, इस लिथोस्फीयर का हिस्सा है। इस लिथोस्फीयर में भी अगर आप शब्द देखोगे तो लिथ शब्द आपको देखने को मिलेगा। और इस लिथ शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है, उसका मतलब होता है चट्टान। तो एक ऐसा मंडल जो किससे निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है, उसे आप कौन सा स्फीयर कहोगे, लिथोस्फीयर कहोगे या स्थल मंडल आप कहोगे। अब स्थल मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो स्थल मंडल पे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल पे दो चीज आपको देखने को मिलती हैं। पहला जो है वो है महाद्वीप, महाद्वीप। और यहाँ पे आपको महासागर देखने को मिलेंगे। तो महासागर का जो निचला हिस्सा है वो भी किसका भाग है, वो भी स्थल मंडल का ही भाग है। भाई ऊपर वाला जहाँ पे पानी है वो तो जल मंडल में आ जाएगा, लेकिन जो नीचे जो तल है वो किसका हिस्सा है, स्थल मंडल का हिस्सा है। अब अ, ये आपका जलमंडल वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इस महाद्वीप पे आपको बहुत सारे पर्वत देखने को मिलेंगे, आपको पठार देखने को मिलेगा, आपको मैदानी इलाका देखने को मिलेगा। तो ये सब किसका हिस्सा है, ये सब स्थल मंडल का हिस्सा है। ये सब किसका हिस्सा है, स्थल मंडल का हिस्सा है। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि हमारा स्थल मंडल स्थिर है या गतिशील है। तो आगे जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्थल मंडल है इसके नीचे एक दुर्बल मंडल या दुर्बलता मंडल आपको देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। और ये जो स्थल मंडल है, ये जो स्थल मंडल है, ये निर्मित है बहुत सारी किससे, प्लेटों से। किससे निर्मित है, बहुत सारी प्लेटों से निर्मित है। प्लेट आपको देखने को मिलेंगी, खाने वाली प्लेट नहीं, बड़ी बड़ी प्लेट आपको देखने को मिलेंगी जो चट्टानों से बनी हुई है। और उस दुर्बल मंडल में आपको देखने को मिलेंगे संवहन धाराएं। वो संवहन धाराएं इन प्लेटों को क्या करती रहती हैं, गतिशील रखती हैं। क्या रखती हैं, गतिशील रखती हैं। तो हमारा स्थल मंडल कैसा है, गतिशील है। और स्थल मंडल के इस गतिशील होने के कारण आप देखोगे जितनी भी भू आकृति आपको देखने को मिल रही हैं आज, वो हो सकता है भूतकाल में ना रही हो, और जो भू आकृति आज आपको देखने को मिल रही है वो हो सकता है भविष्य में आपको देखने को ना मिले। वो किसके कारण, क्योंकि जो हमारा स्थल मंडल है वो कैसा है, गतिशील है। बात आप ध्यान रखिएगा। और स्थल मंडल को गतिशील कौन रखता है, तो आगे हम पढ़ेंगे एक मंडल है जिसका नाम है दुर्बलता, दुर्बलता मंडल। और ये दुर्बलता मंडल में आपको कुछ धाराएं देखने को मिलेंगी। उन धाराओं को हम कहते हैं संवहन, संवहन धाराएं। अभी क्या होती है संवहन धाराएं, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि हमारा स्थल मंडल बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, और ये प्लेटें स्थिर नहीं है, कैसी हैं, गतिशील हैं। और ये गतिशील किस कारण है, संवहन धाराओं के कारण है। ठीक है। अब स्थल मंडल का महत्व क्या है। अगर सोचो स्थल मंडल नहीं होता, अगर हमारे पास भूमि नहीं होती, भूमि पे स्थित मृदा नहीं होती, मृदा में उपस्थित खनिज नहीं होते, तो क्या होता। सबसे बेसिक चीज हमें जो चाहिए वो खाने के लिए आपको क्या चाहिए, वो चाहिए अन्न। क्या चाहिए, अन्न आपको चाहिए। और अन्न कहाँ से आता है, तो आप कहोगे साहब अन्न जो आता है वो खेती से आता है। खेती के लिए आपको भूमि चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मृदा चाहिए, हाँ चाहिए। खनिज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं होती तो क्या नहीं हो पाता, खेती नहीं हो पाती। और खेती नहीं होती तो आपको क्या नहीं मिल पाता, अन्न नहीं मिल पाते। अन्न नहीं मिल पाता तो क्या क्या जीवन संभव हो पाता, तो
तो आप कहोगे बिल्कुल कोई भी मानवीय जो गतिविधि है वो आपको पृथ्वी पे देखने को ही नहीं मिलती। इसलिए स्थल मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसका, पृथ्वी पे जीवन को जो सुनिश्चित करता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है, स्थल मंडल। अब हमने बात करी थी कि पृथ्वी पे 2/3 हिस्सा, पृथ्वी पे 2/3 जो पार्ट है वो किससे बन के बना हुआ है, वो उसमें आपको पानी या जल आपको देखने को मिलेगा, और केवल 1/3 जो हिस्सा है ये कैसा है, स्थल भाग है। कैसा है, स्थल भाग है। और इसीलिए हमने पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा था। तो पृथ्वी पे जलमंडल की एक विशिष्ट भूमिका रहने वाली है। ठीक है, जितनी भी आपको जलाशय आपको देखने को मिल रहे हैं, जल धाराएं आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे बात करी जाए नदी की, झील की, महासागरों की या ग्लेशियर्स की, बात भी याद रखना, हिमनद जो होते हैं, हिमनद वो भी किसका हिस्सा है, जलमंडल का हिस्सा है। तो इसीलिए हमने कहा था कि पृथ्वी का करीब कितना प्रतिशत, 71% हिस्सा किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है, और वही जल किसका निर्माण करता है, इस जलमंडल का निर्माण करता है। तो आप कहोगे सबसे बड़ा हिस्सा स्थलमंडल का है, जलमंडल का है, तो आप बिल्कुल ये बता सकते हो कि जलमंडल स्थलमंडल से काफी बड़ा है। अब जलमंडल की अच्छा वो बात आप ध्यान जरूर रखिएगा कि जलमंडल ये कोई महासागर है, लेकिन ये जो तल है ना, ये तो चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे कि बेसाल्ट की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी महासागर के तल पे, तो वो तो किसका हिस्सा है, स्थलमंडल का हिस्सा है। ठीक है, अब जलमंडल की विशेषताएं, क्या जल के बिना जीवन संभव है, तो आप कहोगे नहीं साहब, जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। ना केवल मैं बात करूं मनुष्य की, बल्कि कैसा भी जीवन पृथ्वी पे संभव नहीं हो पाएगा बिना किसके, जल के। अगर आपको थोड़ा सा भी भूगोल आपने पढ़ा है तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि पृथ्वी पे जो जीवन सबसे पहले आया था वो स्थल पे नहीं आया था। कहाँ पे आया था, वो महासागरों में आया था, वो जल में आया था, वो एल्गी के रूप में। आप देखोगे ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके रूप में जीवन सबसे पहले कहाँ आपको देखने को मिला था, महासागरों में देखने को मिला था। तो जीवन की जब भी बात होगी तो उसमें आप पाओगे किसका बहुत बड़ा महत्व आपको देखने को मिलेगा, जलमंडल का बहुत ही बड़ा महत्व आपको देखने को मिलता है। तो हमने बात करी स्थलमंडल की, क्या स्थलमंडल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्थलमंडल क्या होता है अब आप जान चुके हैं, जलमंडल क्या होता है ये आपको पता है, और क्या जलमंडल इंपॉर्टेंट है ये बात भी आप जान चुके हैं। अब तीसरा जो मंडल है जलमंडल का एक और महत्व हमने ये देखा कि एक तो जीवन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जीवन जल के बिना संभव नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करूं जलवायु की या मौसम की, जलवायु और मौसम इन दोनों का ही निर्धारण किससे होता है, जल से होता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु मिलेगी तो मैं आगे इसी एनसीईआरटी जो क्लास 6 के एनसीईआरटी इसका जो आखिरी चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अब मानसून किसको कहा जाता है, तो आप देखोगे कि मानसून के समय हमारे यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। ये वर्षा का जल आता कहाँ से, तो आप कहोगे साहब अरब सागर से पानी आता है और बंगाल की खाड़ी से पानी आता है, या मैं कहूँ हिंद महासागर से पानी आता है। इसका मतलब कि भारत का जो जलवायु निर्धारण हो रहा है वो किसके कारण हो पा रहा है, हिंद महासागर के कारण हो पा रहा है, या मैं कहूँ हिंद महासागर में स्थित जल के कारण हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जल है वो किसका निर्धारण कर रहा है, जलवायु का निर्धारण कर रहा है। इसी कारण भारत में ऋतु आपको देखने को मिलेगी, वर्षा की ऋतु। तो जलवायु और मौसम जो दोनों हैं, इन दोनों का निर्धारण किस बात पर निर्भर करेगा, ये जल मंडल पर निर्भर करता है। तो जल मंडल मौसम और जलवायु में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं वायुमंडल की या एटमॉस्फेयर की। तो हमने बचपन से बात पढ़ी है कि पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसों का आवरण है। क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसों का आवरण है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जो गैस है वो प्रचुर मात्रा में मौजूद है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, फिर आपको आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसें आपको देखने को मिलती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, अच्छा
पृथ्वी के चारों तरफ कौन सा मंडल आपको देखने को मिलेगा? तो आप कहते हैं कि ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का इस तरीके से आवरण देखने को मिलता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है पृथ्वी का वायुमंडल। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का वायुमंडल। इसमें क्या क्या मौजूद है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में आपको गैस देखने को मिलेंगी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। ये सब किसका हिस्सा है? इस वायुमंडल का हिस्सा है। क्या केवल गैसें वायुमंडल का हिस्सा है? तो नहीं, गैसों के अलावा वायुमंडल का हिस्सा है धूल के कण। कौन से कण? धूल के कण, जिन्हें कहा जाता है डस्ट पार्टिकल्स। जब मैं आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा डस्ट पार्टिकल कब से हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल किसका हिस्सा है? वायुमंडल का हिस्सा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है जल वाष्प। जल वाष्प ये भी किसका हिस्सा है? वायुमंडल का हिस्सा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जल वाष्प, धूल के कण और इन गैसों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। और ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ रुका हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। इसके पीछे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। अन्य अगर पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हमने देखा था पिछली क्लासों में कि पृथ्वी गति करती है, परिभ्रमण और परिक्रमण की गति करती है। और इस गति में जब पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे, तो ये जितनी भी गैसें हैं ये दो प्रकार का बल आपको याद होना चाहिए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। इन बलों के कारण ये गैसें कहाँ चली जाती? पृथ्वी से काफी दूर चली जाती, अगर क्या नहीं होता? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। तो इन गैसों को, इन धूल के कणों को, इन जल वाष्पों को किसने बांधा हुआ है पृथ्वी के इर्द गिर्द? तो आप कहोगे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस चीज के लिए क्या है? जिम्मेदार है। इस चीज के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। ये परत पृथ्वी के जीवन को संरक्षित करती है। कैसे संरक्षित करती है? तो सूर्य से पृथ्वी की ओर कुछ किरणें आती हैं, जैसे प्रकाश की किरण जो है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर आ रही है। इसी प्रकार एक और किरण आती है जिन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, पैरा बैंगनी तरंगे जिन्हें कहा जाता है। तो जब अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी तक आती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी का वायुमंडल पहले मिलेगा। इस पृथ्वी के वायुमंडल में क्या मौजूद है? ओजोन मौजूद है। कौन? ओजोन, O3 जिसे कहा जाता है। ये ओजोन क्या करती है? ओजोन की ये परत सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देती। अगर इस वायुमंडल में ओजोन नहीं होता, मान लेते हैं इस वायुमंडल में क्या नहीं है? ओजोन नहीं है। ओजोन नहीं होता तो पैराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरण कहां तक पहुंच जाती? पृथ्वी तक या हम तक पहुंच जाती और हम सबको एक बीमारी कर देती जिसका नाम है स्किन कैंसर। हम सब लोग मर जाते। ठीक है। तो स्किन कैंसर से हमें कौन बचाता है? ये पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन की जो परत है, ये कौन सी किरणों को पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देती? ये पैराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। ठीक है। तो बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये कैसी संरचना है? तो आप कहोगे साहब ये है परतदार संरचना। परतदार संरचना, परतदार संरचना या अंग्रेजी में कहा जाता है इसे लेयर्ड स्ट्रक्चर। परतदार या लेयर्ड का मतलब क्या है? कि इसमें एक से अधिक परत आपको देखने को मिलती है। कि कितनी परत? एक से अधिक परत आपको पृथ्वी के वायुमंडल में देखने को मिलेगी। कुल कितनी परत है? तो हमारी एनसीईआरटी में अभी 5 परत बताई गई हैं। आगे जाके हम देखेंगे कैसे तरह से इन परतों का भी कितने किलोमीटर तक कौन सी परत आपको देखने को मिलेगी। सब चीजें आगे कक्षा 11 में जब क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। यह पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से सबसे पास में जो मौजूद है ये कौन सी परत है? यह है पृथ्वी का क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है ये? क्षोभ मंडल। अंग्रेजी में से कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर, या इसे हिंदी में कहा जाता है समताप
समताप मंडल, यहीं पे ओजोन आपको देखने को मिलेगी। इस समताप मंडल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसे कहा जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। और लास्ट इसे कहा जाता है एक्सोस्फेयर। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में, वो है ये क्षोभ मंडल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक आपको देखने को मिलेगी, तो वो है क्षोभ मंडल। वो है पृथ्वी की सतह के जो सबसे नजदीक है, वो है क्षोभ मंडल। करीब 8 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। और यहीं पे जो प्रमुख गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है, वो आपको कहां देखने को मिलेगा? क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वायुमंडल का महत्व क्या है? क्या जीवन संभव है बिना ऑक्सीजन के और बिना कार्बन डाइऑक्साइड के? तो आप कहोगे साहब ऑक्सीजन तो चलो ठीक है, ऑक्सीजन को हम कहते हैं कि ये जीवन दायनी गैस है, ऑक्सीजन तो जरूरी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है। तो आप कहोगे साहब ऑक्सीजन हमें वृक्षों से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। पेड़ खाना कैसे बनाती हैं? पेड़ ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं? तो पेड़ उसके लिए एक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश, किसका प्रकाश? सूर्य के प्रकाश में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। ग्लूकोज बनाता है कौन? पेड़। और साथ में क्या निकालता है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कौन ले पाता है? मनुष्य, या मैं कहूं पृथ्वी पे मौजूद जितने जीव हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पेड़ हमें क्या नहीं दे पाते? ऑक्सीजन, जिसे हम जीवनदायिनी गैस कहते हैं, वो हमें नहीं दे पाते। तो जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक गैसें हैं वो सब कौन प्रोवाइड कराता है? हमें वायुमंडल प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा भी आप देखोगे जैसे नाइट्रोजन गैस है। अब आप कहोगे साहब नाइट्रोजन ये तो सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, 71% मौजूद है, इसका क्या काम है वायुमंडल में? तो आप क्या बता सकते हैं मुझे कि क्यों नाइट्रोजन 71% मौजूद है वायुमंडल में और हम लोग उसको कोई डायरेक्टली यूज में नहीं लेते? आप मुझे प्लीज ये बताइएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इतनी ज्यादा जरूरी है जीवन के लिए, उनकी मात्रा कम है और नाइट्रोजन की मात्रा इतनी ज्यादा क्यों है? ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य भी करता है। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच में परस्पर क्रियाएं। अब ये कैसे क्रियाएं होती हैं आप समझो। जैसे एक चक्र आपने सुना होगा, जल चक्र। अब जल चक्र में क्या होता है? ये मानो स्थल है, स्थल पे यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये आपका सूर्य है, सूर्य से प्रकाश इस जल पे गिर रहा होगा, ये जल वाष्पीकृत होकर इस वायुमंडल में पहुंचेगा, जल वाष्प बनेगा, यहाँ पे बादल बनेंगे संघनन की प्रक्रिया से, और ये बादल फिर से क्या मिलेगी आपको? यहाँ पे वर्षा आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के बीच में क्या हो रही है? परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं। और इसी से आप देखोगे कि हमारे वायुमंडल में जल की उपलब्धता कौन सुनिश्चित करता है? जलमंडल सुनिश्चित करता है। पृथ्वी पे जल, पृथ्वी की सतह पे जल, स्थल मंडल पे जो जल है वो जलमंडल से हमको कैसे मिलता है? तो ये पूरा एक क्या है? सर्किल आपको देखने को मिलेगा, एक साइकिल आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही मंडल एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। और ये अगर इंटरेक्शन बंद हो जाए, स्थल मंडल अलग हो जाए, वायुमंडल अलग हो जाए और जलमंडल अलग हो जाए, तो पृथ्वी पे वो जो जीवन वाला, जहाँ इंटरेक्शन वाला पॉइंट हमने देखा था, जहाँ पे हमने बताया था कि पृथ्वी पे इसी पॉइंट पे जीवन संभव है, लाइफ संभव है, वो सब क्या होता? वो खत्म हो जाता और पृथ्वी एक वीरान ग्रह, एक जीवनहीन ग्रह बन जाती। ठीक है,
स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इन तीनों का सामंजस्यपूर्ण संतुलन जीवन के अस्तित्व के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीनों ही प्रमुख इस जीवन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण, तो हमने ये बात पता है कि 71% हिस्सा तो किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। बाकी 29% हिस्से पे आपको क्या देखने को मिलेगा, भूमि आपको देखने को मिलती है। ये हमेशा से ऐसा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आगे हम पढ़ेंगे एक सिद्धांत के बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में, एल्फ्रेड वैगनर ने जो सिद्धांत दिया था, जब उसने बात करी थी पेंजिया और पेंथालासा के बारे में, तो तभी से हम लोगों को ये बात पता है कि पृथ्वी पे जल कितना मौजूद है, 71% मौजूद है, और भूमि कितनी है, 29% मौजूद है। और ये संतुलन बना रहना चाहिए। ठीक है। महासागरों की जलवायु नियमन में भूमिका, तो अभी हमने देखा था कि भारत की जो जलवायु है उसको हमने किस प्रकार की जलवायु बोला था, मानसून प्रकार की जलवायु। और मैंने आपको ये बताया था कि मानसून जो ऋतु है उसमें भारत में वर्षा होती है, और ये वर्षा कहाँ से हो पाती है, क्योंकि भारत के बिल्कुल पास में कौन सा महासागर आपको देखने को मिलेगा, हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब भारत की जो जलवायु है उस पे किसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, हिंद महासागर का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। यूरोप में आपको जलवायु मिलेगी भूमध्य सागरीय जलवायु। अब नाम से पता लग रहा है इस जलवायु पे कौन से सागर का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी का जो इफेक्ट है वो इस जलवायु पे आपको देखने को मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि महासागरों का या जलमंडल का केवल काम इतना नहीं है कि हमें जल देना, बल्कि साथ ही साथ जितनी भी ऋतु हैं, जितनी भी जलवायु हैं या मौसम हैं, उन पे भी किसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है, महासागरों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अब मानव गतिविधियों का प्रमुख क्षेत्रों पर असर या इन मंडलों पर क्या असर पड़ता है। हम स्थल मंडल की बात करें, चाहे वायुमंडल की बात करें और चाहे जल मंडल की बात करें, हमने इन तीनों को क्या कर दिया है, इन तीनों में हमने प्रदूषण फैला दिया है। क्या फैला दिया है, प्रदूषण फैला दिया है। किस तरीके से, आप पॉलीथीन का एग्जांपल लो, पॉलीथीन ने क्या किया, स्थल मंडल को प्रदूषित किया है। अगर हम जल की बात करें तो यमुना की हालत आपने देखी होगी। दिल्ली के अगर आसपास आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं, तो यमुना नदी की जो हालत है वो आपने देखी होगी, जहाँ पे उसे बायोलॉजिकल डेड रिवर घोषित कर दिया। इसका मतलब उस नदी में, उस क्षेत्र में कोई जीवन ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। वायुमंडल, आप दिल्ली में आप देखोगे दिवाली के आसपास, तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो प्रदूषण है उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है। आप देखोगे PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, या पार्टिकुलेट मैटर 10 की जो मात्रा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप AQI देखोगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वर्स्ट कंडीशन में आप देखोगे 400 पार, 450 के आसपास तक वो पहुंच जाता है। तो मनुष्य के लिए वो बड़ा ही क्या है, हानिकारक है। तो हमने मनुष्य और मानवीय गतिविधियों ने क्या किया है, इन तीनों ही मंडलों को प्रदूषित कर दिया है। हमने जो जीव थे, वन्य जीव थे, उनका शिकार किया है। हमने जो जंगल थे उनको काट दिया है। हमने पानी का रास्ता या तो बदल दिया है या उस रास्ते से छेड़छाड़ की है और उस पानी को क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। जिससे क्या हो रहा है कि ये जो संतुलन है ये धीमे धीमे प्रभावित हो रहा है, और हमारे जो जलवायु है, इस पृथ्वी की जो जलवायु है, उस पे प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। तो जलवायु परिवर्तन का जब भी आप उत्तर लिखो तो आप इन लाइनों से, इन मानवीय गतिविधियों का प्रमुख मंडलों पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, ये पॉइंट भी आप वहां पे ऐड कर सकते हो। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख क्षेत्रों पर असर, तो क्या जलवायु परिवर्तन जो अब हो रही है इससे इन मंडलों पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखोगे कि समुद्र का जो जल स्तर है, जल स्तर जो है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मौसम में लगातार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, हाँ या ना। पर्यावरण पे दबाव लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखोगे कि बारिश, या बात करें सर्दियों की या बात करें गर्मियों की, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा
कि बचपन से अभी तक ये मौसम लगातार पीछे खिसकते जा रहे हैं। पहले गर्मी या बारिश जो जून जुलाई तक आ जाती थी, आप देखोगे वो लगातार आगे खिसक रही है। सर्दियां जो नवंबर दिसंबर में पड़ना शुरू हो जाती थी, वो जनवरी में आपको देखने को मिल रही है। और सर्दियों का जो टाइम पीरियड है वो लगातार क्या हो गया है, कम हो गया है, श्रिंक हो गया है। तो वो किसका इम्पैक्ट है, तो वो जलवायु परिवर्तन का इस प्रमुख मंडल पे प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। लगातार गर्मियां आप देखोगे बहुत ही जहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और बहुत ही लंबी टाइम पीरियड के लिए आपको गर्मियां देखने को मिल रही हैं। इससे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान, इस तरह के पर्यावरणीय मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, और जो इन तीनों ही मंडल को क्या करेंगे, अल्टीमेटली प्रभावित करेंगे। तो पर्यावरणीय मुद्दे भी इन तीनों मंडलों से कैसे जुड़े हुए हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब पर्यावरणीय मुद्दे वाली समस्या तो हमने समझ ली है। अब क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है, तो बिल्कुल सॉल्यूशन है इसके पास। हमें क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। क्या करना होगा, संरक्षण किसका, हमारे पर्यावरण का। हमारे पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो एक देश की अब बात नहीं है कि एक देश पर्यावरण का संरक्षण कर ले, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अब जरूरत है। आप देखोगे कि हमारा पड़ोसी जो चीन है, वो इन बातों को नहीं मानता कि जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। वो जलवायु से संबंधित जितने भी समझौते होते हैं उनको नहीं मानता है। इसी तरीके से अभी यूएसए को आप देख रहे हो, ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, तो यूएसए भी इन सब चीज़ों को नहीं मान रहा है। अगर चीन और अमेरिका जैसे देश इन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे, तो विश्व में ये जो प्रदूषण या मैं कहूँ जलवायु संबंधित जो मुद्दे हैं, ये कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। भारत बिल्कुल इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, आप देखोगे भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो भारत ने सौर ऊर्जा में ये महारत हासिल की है। इथेनॉल जो ब्लेंडिंग हम लोग कर रहे हैं पेट्रोल में, उसमें हमने ये चीज़ें क्या करी हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमने पाली हैं। तो भारत बिल्कुल इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ठीक है, ये बात आप अपने पेपर में भी आपको लिखना होगा कि भारत किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि हम लोगों ने 3 मंडलों के बारे में पढ़ा है यहाँ पे, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। इससे कैसे जीवन या मैं कहूँ जैव मंडल जरूरी है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि पर्यावरण पर जो नुकसान हो रहा है, उसके दुष्प्रभाव इन मंडलों पे हमको कैसे देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर जो चैप्टर नंबर 5 है वो था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके पास एनसीईआरटी किताब होगी और उन एनसीईआरटी किताबों को आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे हम आगे की एनसीईआरटी, अभी तो लगेगा क्लास 6 की एनसीईआरटी बहुत आसान सी एनसीईआरटी है, जो कि है भी आसान है एनसीईआरटी। 6 क्लास की एनसीईआरटी आप हार्डली देखोगे तो मुश्किल से एक दिन में कवर हो जाती है, तो बिल्कुल उतनी ही आसान एनसीईआरटी, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको इसमें से पता होनी चाहिए, जो आपका भूगोल का क्या बनाएंगी, बेस बनाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पहाड़ों, पर्वतों और मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स को आपको मेरे साथ जरूर पढ़ते हुए चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।